जय हिंद। जीनियस कैरियर पॉइंट की ओर से आज आप सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग रक्षाबंधन को लेकर एक स्पेशल बैच लेकर के आए हैं, स्पेशल क्लास लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 को लेकर के, जिसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। जैसे आपने स्क्रीन पर आज देख रहा होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का है, जिसमें चैप्टर आपको 1 से लेकर के 7 तक, चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्न का आज हम डिस्कशन लेकर के आए हैं। रक्षाबंधन के स्पेशल क्लास ये आज का है, जिसमें सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन किया गया है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो को जरूर देखें और वीडियो का स्किप नहीं करें। एक एक प्रश्न को बहुत गहराई से देखते जाएं, क्योंकि आज जो क्वेश्चन को डिस्कशन किया गया है वो करीब करीब सभी से अलग है। और बता दें, खास बतौर यूट्यूब पर भी इसको अपलोड किया जाएगा और साथ में एप्लीकेशन पर भी लाइव चलेगा। और दूसरा बात आपके यह है कि आज जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कशन के ठीक बाद आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज नहीं, इसके अगले दिन अगर समय मिला ऐसा, क्योंकि आज रक्षाबंधन को लेकर के किसी भी छात्र को मुझे ऑफलाइन में नहीं बुलाए हैं, सभी को घर पे ही रहने दिए हैं ताकि आप घर से ही पढ़ सकते हैं। तो बहुत आज खुशी का दिन है, रक्षाबंधन है, भाई बहनों का पवित्र त्यौहार माना जाता है। इस पवित्र त्यौहार को सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और खास करके आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप बेहतरीन तरीका से आगे क्लास को देखते जाएं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 3, 1, 2, 0। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जी? हर क्वेश्चन का समय हम 15 सेकंड देंगे और 15 सेकंड के बाद उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, बी नहीं, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह कौन होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और देखिए 2 क्या है बाबू? सबसे छोटी विषम सम संख्या भी, सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अच्छा, अभाज्य संख्या हम कहते किसे हैं? तो वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटे उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए 3 तो ऐसे एक और अपने आप से कट रहा है, तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। आपको अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे, और 2 भी काफी इजी, हर प्रश्न इजी है, बस पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता। अरे भाई 10th में आप पढ़ रहे हैं तो 10th में कौन हार्ड होता है? अगर अच्छा से हम लोग पढ़ते हैं तो कोई क्लास आपके लिए हार्ड नहीं होता है, हार्ड हम लोग की सोचे बना देती है। तो आपको 15 सेकंड हो गया होगा क्वेश्चन को पढ़े हुए। तो आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? 7/88, 13/210, 15/1600, 17/110। तो हम लोग जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार जो होता है, जिसका p पे पावर p/2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m, अगर हर जो होता है हर यदि 2 और 5 रहे, शॉर्ट में अगर समझे तो जिस भिन्न का हर 2 और 5 रहे, जिस भिन्न का हर कितना रहे? 2 और 5 रहे, वह क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो अब देखो बाबू 7/88 करेंगे
तो 88 की यदि हम फैक्टर भी करते हैं, ठीक है, 88 का हम क्या करते हैं, फैक्टर मतलब तोड़ते हैं, तो कितना से तोड़ेंगे, 88 को तो 44 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। देखिए नीचे जरूर 2 2 2 बचा, लेकिन एगो साथ में 11 आ गया, तो 2 और 5 बचे तबे शांत होगा। 2 और 5 के सिवाय कोई भी चला है तो वो अशांत होगा। बताए समझ में? अब यहां देखिए 13 बटा कितना है, 210 है। अब 13 बटा 210, 13 तो फैक्टर होगा नहीं, तो 210 का फैक्टर करो, तो 210 के करेंगे तो कितना होगा, तोड़ लेंगे बगल में कहीं पे, देखिए ऐसे करके। अब 3 से लगाएंगे या 2 से लगाएंगे सबसे पहले आप, ठीक है, हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं, 3 गुने, देखिए अच्छा फैक्टर तोड़ने के लिए आप शॉर्ट तरीका क्या अपनाएंगे, एक जो जीरो बनता है ना 2 और 5 से बनता है, एक जीरो कितना से बनता है, 2 और 5 से, तो हम 2 और 5 लिख दें, और 21 के तोड़ेगा तो 3 गुने 7, इजी हो गया, इजी तरीका से तोड़ गया फैक्टर। फैक्टर इजी तरीका से टूट गया, यह शांत हो गया। देखिए उसी प्रकार आप 15 बटा 1600 के तोड़ेंगे, तो 15 का हो जाएगा 3 गुने 5। हम बताए थे कि 2 गो जीरो है तो 2 गो 2 और 2 गो 5। अरे बात समझ में, 2 गो जीरो रहे तो उसका फैक्टर बड़ा इजी होता है, 2 गो 2 और 2 गो 5, क्योंकि एक गो जीरो 2 और 5 से मिलकर बनता है, एक गो जीरो 2 और 5 से मिलकर बनता है। अब 16 के तोड़ेगा तो 16 में तो आपको पता है कै गो 2 है, 4 गो 2 है, तो नीचे 5 से 5 कट गया और नीचे खाली 2 और 5 बचा, इसलिए आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, और आगे के चेक हम नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट 3 का क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो समय लगेगा आज, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का हम दावा कर रहे हैं, आपको बेहतरीन रिजल्ट का हम कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समय देना होगा, क्योंकि अब जितना ज्यादा समय दोगे उतना ही ज्यादा समझ में भी आपको आएगा, क्योंकि अकबका के पढ़ाने से आप तुरंत थोड़ा देर के लिए तो समझ जाएंगे, लेकिन आप लॉन्ग समय के लिए नहीं समझ पाएंगे। लॉन्ग समय के लिए आपको पूरा बेहतरीन डिस्कशन करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 92 बटा 115 का सरलतम रूप है, ऑप्शन 46 बटा 23, 4 बटा 5, 3 बटा 5, 3 बटा 4। 15 सेकेंड आपको टाइम मिलेगा, 15 सेकेंड आप देख ले, गर्मी भी थोड़ा विशेष है आज। जी आप समझ गए होंगे, तो आगे चलिए बनाते हैं। क्या बोला क्वेश्चन, तो बोला 92 बटा 115। देखिए सरलतम रूप, इसको मतलब छोटा से छोटा करना है, कैसे काटिएगा, अच्छा 92 कितना से कटता है, तो इसको 23 से काट दो। अगर आप 23 से काटेंगे दोनों को, तो 23 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 23 चक्को 92 होता है, और 23 बचे 115, 4 बटा 5, मतलब 23 से ऊपर वाला भी भागा दीजिए, 23 वाला नीचे से भी भागा दे दीजिए, ऐसे नहीं करता है। तो आगे 4 बटा 5, ऑप्शन बी आपका सही। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे आप, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, चलिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं समझ लेते हैं थोड़ा। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 121 का वर्गमूल 11 होता है, 196 का वर्गमूल 14 होता है, अच्छा 289 का वर्गमूल 17 होता है, लेकिन 27 का वर्गमूल ने अगर इसको तोड़ेंगे भैया, प्रयास भी करेंगे, तो 3√3 होगा। बताइए, ये तो रूट में रह ही गया, तो बताइए इनमें कौन अलग है भाई, अपरिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या सी वाला हो गया 3√2। ध्यान रखना, अपरिमेय पहचानने के लिए जो स्टूडेंट नहीं सिलेबस को पढ़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकले,
देख लीजिए कि इसमें किन का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकल रहा है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात आए समझ में? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखेंगे। 15 सेकंड आपको टाइमिंग मिलेगा, हर क्वेश्चन को 15 सेकंड, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरे समझ में आए। जी अब बताते हैं, डिस्कशन देखिए। रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है? रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है? रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है? आप बताएंगे भाई रूट 18 को तोड़ोगे तो आप तो तोड़ना जानते हैं, बोलिए किस प्रकार तोड़े? फिर अगर 18 को आप नहीं भी तोड़ना जानते कोई बात नहीं, यहां देखिए 18 को हम तोड़ते हैं, 2 से लगाते हैं, यहां पे 9, 3 से लगाते हैं 3, अंडर रूट 2 गुने 3 गुने 3, देखिए 2 गुने 3 पे पावर स्क्वायर। अच्छा इसको चाहे तो 3 को बाहर भी निकाल सकते हैं, जोड़ा लग गया तो अंडर रूट में क्या रह गया 2। तो बोल रहा है परिमेयकरण गुणांक कौन है? तो परिमेयकरण गुणांक जो रूट हो रहता है वही परिमेयकरण गुणांक रहता है। परिमेयकरण गुणांक कौन होता है? जो रूट में रहता है वो परिमेयकरण गुणांक। तो आप बता सकते हैं कि परिमेयकरण गुणांक कौन है? ऑप्शन में आप देखिए कौन है, √2 है परिमेयकरण गुणांक इसका। इस प्रकार से आपको 12 दे दे बाबू, ठीक है, या आपको 15 दे दे। अब √15 देकर के आपसे पूछ दे कि परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 15 होगा, क्योंकि 15 में कोई भी बाहर निकलता नहीं है। आप 3 गुने 5 करोगे फैक्टर, ये बाहर होगा नहीं, तो √15 के परिमेयकरण गुणांक √15 होगा, जबकि √18 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा? √2 होगा। कोशिश करते हैं आप समझे होंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे हमें आज 80 क्वेश्चन को देखना है टोटल, आज बहुत लॉन्ग क्लास होने वाला है आपके लिए। तो यहां देखेंगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? ऑप्शन 4 + √3, √7, √8, 6 √5 बटा √5। समय आपका 15 सेकेंड आपके पास सोल्व करने के लिए। जी अब समय आपका खत्म होता है। आप देखेंगे हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, या तो फिर जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। तो देखेंगे यह है परिमेय संख्या और यह है अपरिमेय संख्या। अच्छा परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही पता लगेगा, आपको याद रखना है। √7 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। √8 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए यह भी हो गया अपरिमेय संख्या। अब देखेंगे यहाँ 6 बटा 6 √5 बटा √5, तो √5 से √5 कट गया तो खाली 6 बचा, तो 6 क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन आपको कौन सही हो गया? डी सही हो गया। आया बात समझ में? जी आया, तो आगे बढ़ते हैं। और जो ऑफलाइन में हम किसी भी छात्र को नहीं बुला पाए रक्षाबंधन के बावजूद होने के कारण, आज भारत में पूरे धूमधाम से भाइयों बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। जी 15 सेकेंड आपको हो गया पूरा। आप देखेंगे पाई एक क्या है? अच्छा पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। आपको ध्यान रखना है कि पाई एक ऐसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि पाई जो है, पाई एक क्या है? तो पाई जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान जो 22/7 जो होता है वह कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 है, वह कौन सी संख्या है? तो वह परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, 22/7 एक संख्या है, कौन संख्या है? आप ऑप्शन में पीछे देख चुके हैं, कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या है? अब क्वेश्चन को आराम से 15 सेकंड हो गया, पढ़ लिए होंगे। चलिए अब हम बताते हैं। ये रैकरिंग में है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं। ये बटा में लिखा हुआ ऑलरेडी, ये भी लिखा हुआ है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है, एक जीरो, फिर एक डबल जीरो, फिर एक ट्रिपल जीरो, फिर एक 4 जीरो, ऐसे करके ये बढ़ते चला जा रहा है। तो वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो अशांत संख्या होता है, जिसे कभी भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या को क्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 156 का भाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 3, 4, 5, 2। चलिए बनाते हैं। तो 156 को आप 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 78। 78 को 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा जी। 3 से लगाएंगे तो 13। तो आप देखेंगे 156 को आप कैसे लिख सकते हैं बाबू? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, मतलब 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1 और गुने 13। तो 2 का अधिकतम घात कितना है? 2 है। 2 का अधिकतम घात 2, अगर पूछता 3 का अधिकतम घात 1, 13 का अधिकतम घात पूछता तो 1 होता। लेकिन अगर इसमें पूछ देता कि बताइए तो 7 के अधिकतम घात कितना होगा? 12 में 7 तो है ही नहीं है, तो 7 का अधिकतम घात क्या होता है? 0 हो जाता। अगर जो संख्याएं नहीं रहे और उसके बारे में पूछ दे आपसे तो क्या बताओगे? 0 बताओगे ना। आ रहा समझ बाबू? आगे बढ़ते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जो छत तक जाना चाहते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जो छत तक जाना चाहते हैं। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जो छत तक जाना चाहते हैं। भाई हमारी तो मंजिल आसमान है, मतलब आसमां गगन है। हम तो रास्ता हमें खुद बनाना है और खुद आगे बढ़ते जाना है। हमें किसी दूसरे के रास्ता पे चलने की जरूरत नहीं है। दुनिया वाले क्या कहेंगे या क्या करेंगे उनसे आपको कोई मतलब नहीं। आप पढ़ते रहें, बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाएं, यही आपके लिए सबसे बड़ा शुभकामना है, रक्षाबंधन के खास करके। क्वेश्चन नंबर 11, 2.3 रैकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखें या P/Q के रूप में लिखें। ऑप्शन है 5/3, 4/3, 7/3, 8/3। ये 80 क्वेश्चन का पूरा सीरीज चल रहा है। आप इस सीरीज में जरूर जुड़े, हो सके तो अपने दोस्तों को भी जोड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी तक पहुंचाने का काम करें, ताकि सभी दोस्त, सभी छात्र छात्राएं बेहतरीन नंबर ला सके, बिहार हमारा सबसे आगे रह सके। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो जानते हैं अब नारा किनका। आगे देखिए, 2.3 रैकरिंग को आपको P/Q के रूप में लिखना है ना।
कुछ मत कीजिए, 23 लिख दीजिए डायरेक्ट, और जिस पे रैंकिंग नहीं उसको घटा दीजिए, और रैंकिंग के लिए नीचे क्या कीजिए, सीधा सीधी 9 दे दीजिए। 23 में से 2 गया तो 21/9, इसको काटिए 3 से, तो ये 3 से 7 मरते मतलब 7/3 आ गया। आंसर आपका सी हो गया, 7/3 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होता है? ऑप्शन 0, 2, 1, 4। जी आगे देखते जाएं, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। चलिए, दो लगातार सम संख्याओं के महत्तम समवर्तक बोला नहीं, तो दो लगातार सम संख्या तो 2, 4 भी होता है बउआ, 6, 8 भी होता है, 10, 12 भी होता है, 100, 102 होता है। ये सब लगातार सम संख्या के सीरीज हमने लिया। अब इसमें आप किसी का भी महत्तम निकाल के देखिए कितना आएगा, तो 2 और 4 के आप महत्तम निकालिएगा तो 2 ही नहीं आएगा। 2, 4 के महत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। तो दो लगातार सम संख्याओं के महत्तम समवर्तक पूछेगा तो कितना बोलेंगे आप? 2 बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 20 और 5 है, जिनमें दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या क्या होगा? 30, 25, 15, 20। 15 सेकंड तक आप डिस्कशन करें और बहुत फास्ट में बनाना है आपको। जो भी चैनल पर देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप लिखें कि क्या प्रॉब्लम है आपको, किस प्रकार से और क्लास को लिया जाए ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ सके। क्योंकि देखो, आज हम किसी भी छात्रों को ऑफलाइन में आज बुला नहीं पाए, और मेरा जो क्लास होता है ना, डायरेक्ट ऑफलाइन का लाइव होता है, आप समझ चुके होंगे। और पीछे के वीडियो भी आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। हम खास करके वीडियो नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्ट जो क्लास चलता रहता है उसी को वीडियो हम लोग यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, और एप्लीकेशन पे भी मेरा चलता है। आप फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं, या जितने भी सोशल चैनल्स होते हैं, वेबसाइट होते हैं, उन सभी पर जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है एक, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, एलसीएम गुने एचसीएफ, कोई फर्क नहीं है। तो पहली संख्या तो आपको पता करना है तो 1 से मान लीजिए, दूसरी संख्या आपको 5 दिया हुआ है तो 5 रख दीजिए। अच्छा, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 5 तो 5 रख दीजिए, एलसीएम आपको दिया हुआ है 20 तो 20 रख दीजिए। आप देखिए गुना में है तो 5 से 5 आप काट भी सकते हो, तो x बराबर कितना बच गया? 20। मतलब x आप किसको माने थे? दूसरी पहली संख्या को माने थे, तो x का मान कितना चला है? 20 चला है। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 25 है, दो संख्या के आप एचसीएफ निकालिएगा तो 25 आएगा। अगला पढ़ते हैं, और आप एलसीएम निकालेंगे तो 50 हो, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अगर दोनों संख्या को हम गुना कर दें तो उनका गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन आपको स्क्रीन पे है, चारों ऑप्शन। फर्स्ट में 13, 50, 11, 50, 12, 50 और सिर्फ 50। देखिए, आपको एचसीएफ और एलसीएम दे ले रहे दो संख्याओं का और पूछे दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो डायरेक्ट कुछ मत कीजिए। अभी फार्मूला आपने देखा होता, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो 25 गुने 50 कर दीजिए सीधा सीधा, तो दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। 25 और 50 गुना करेंगे तो आ जाएगा 1250 आ जाएगा। तब दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य? सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मस्सा 1 होता है। 15 और 20 का मस्सा 1 नहीं है, 5 है।
9 और 16 का आप मास्टर निकालिए तो 1 आएगा। 9 और 16 के मास्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। इसमें आपका समय नहीं देंगे क्योंकि प्रश्न पीछे वाले सीरीज में 5 बार दे चुके हैं, इसीलिए इसमें हम समय नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। आपको समय 15 सेकेंड। चलिए देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। जो शून्यक आप निकालेंगे वो क्या दोनों प्लस आएगा, दोनों माइनस आएगा, या दोनों बराबर आएगा तथा एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक आएगा? क्या आने वाला? तो अब शून्यक निकालो। शून्य कैसे निकलता है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, हमें गुना करके 35 लाना है और जोड़ मार के 12 लाना है। तो कितना से लगाएंगे हम? 7x और प्लस 5x, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, 7 और 5 को गुना करेंगे तो 7 पचे 35, और ऊपर से उतार लीजिए कितना? 35। अब दो भागों में बांट दीजिए और कॉमन ले लीजिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है ना जी। तो x से कॉमन लिए तो x बच गया क्योंकि x स्क्वायर है और x को बाहर निकाल दे तो एक ही ना अंदर x बचेगा, और प्लस यहाँ पे कितना 7 बचेगा क्योंकि x तो बाहर निकल चुका। अब इससे 5 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा? x प्लस 7 बचेगा। एक अंदर से x प्लस 5 और दूसरा x प्लस 7, अब बराबर में 0। अगर ले जाएंगे x बराबर को उछल लेंगे तो माइनस 5, इसको भी ले जाएंगे तो माइनस 7। जो दोनों शून्य का आया वो माइनस में आ गया, मतलब दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए बनाएंगे अब। समय आपको 15 सेकेंड नहीं 20 सेकेंड इसमें देते हैं। चलिए देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ। अच्छा, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ? तो शून्यकों का योग आप अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हो। शून्य अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा का मान -40 दिया हुआ, ये भी बोल सकते हैं। शून्यकों का योग 3 है, शून्यकों का गुणनफल -40। हम यहाँ भी लिखे शून्यकों का योग 3 है, शून्यकों का गुणनफल कितना? -40। और आपसे क्या पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद के फार्मूला लिखा है व्यापक रूप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये ना फार्मूला लिखा है। बोलिए। अल्फा प्लस बीटा लिखा है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -40 यहाँ रखेंगे तो ये माइनस ही 40 हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? एक्स स्क्वायर -3x और -40, ऑप्शन ए मिल रहा है। एक्स स्क्वायर -3x -40 ऑप्शन ए में मिल रहा है आपको। चलिए अगला प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यकों को 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा? मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक हम द्विघात बहुपद दे दिए हैं और 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपको 3 बटा 2 -2 बटा 3 2 बटा 3 -3 बटा 2 दिया हुआ है। चलिए पहले बनाइए, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इसका।
चलिए अब हम बनाते हैं। बहुपद आपको क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप बोल सकते हैं कि a का मान 1 होगा, बड़ा लॉन्ग तरीका से बता रहे हैं। b का मान 2 होगा और c का मान 3 होगा। a b c का मान, a b c का मान लिख दे द्विघात बहुत। अब मान आपसे किसका पूछा? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अगर कोई फार्मूला नहीं होता है तो अल्फा और बीटा के लघुत्तम ले लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा ही होगा। अब अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बचा, गुना कीजिएगा तो बीटा नहीं लिखाएगा ऊपर। अब बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा बचा, लिखेगा ऊपर तो अल्फा। तो ये देखिए ऊपर शून्यकों का योग का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और नीचे आ गया शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला सी बाई ए। तो आप लिख सकते हैं, इससे देखिए ये से ही कट गया तो बच गया कौन चीज? माइनस बी बटा सी। अब बताइए माइनस बी का मान कितना है? तो -2। सी का मान कितना है? 3। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? -2 बटा 3, -2 बटा 3। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग बताना है आपको। ऑप्शन 1 -1, 1/4, -1/4। समय आपके साथ ज्यादा नहीं, 10 सेकंड इसमें देंगे क्योंकि बहुत ही प्रश्न है आपके लिए बाबू। आज भाई बहनों का अटूट प्यार का त्यौहार चलता है। भारत वर्ष में पूरे मनाया जाता है ये त्यौहार भाई बहनों का। आज प्यार का प्रतीक है भाई बहनों का। नहीं, आज थोड़ा क्लास बहुत सुना साना लग रहा है। आज स्टूडेंट नहीं है एक भी। स्टूडेंट होता है तो क्लास का जो रौनक होता है थोड़ा अलग होता है। कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जितने भी ऑफलाइन में आते हैं छात्र छात्राएं वो बड़ा ध्यान से देखेंगे और क्लास कल मिस नहीं करेंगे आप। जी आगे चलते हैं। तो इसमें बाबू a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 4, अब b का मान भी 4 और c का मान 1। और शून्यकों का योग पूछा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस, अब b का मान हो गया 4 और a का मान हो गया 4, तो 4 से 4 कट गया तो -1 आंसर अर्थात बी। दिक्कत क्वेश्चन नंबर 19, द्विघात बहुपद px बराबर दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग ही पूछ रहा है। शून्यकों का योग मतलब वही प्रश्न हो गया इसका आंसर। स्वयं को ऐसा बनाओ कि, कहा जाता है स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम चले जाओ वहां तुम्हें याद करे। अपने आप को ऐसा बनाओ कि, अपने आप को ऐसा बना लो, पूरे ताकतवर कर लो कि जहां से तुम चले जाओ लोग तुम्हें वहां याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग इंतजार करें। और ये तभी संभव है जब आप बेहतरीन एजुकेशन आपके पास होगा। शिक्षा से संस्कार को बदला जा सकता है, पूरे संसार को भी बदला जा सकता है। अगर आप में खराब कैटेगरी के संस्कार बसा हुआ है तो आप उसे शिक्षा से ही सुधार सकते हैं। अगर हमारी संसार में समाज गलत रास्ते पे चल रही है तो उसे भी आप शिक्षा से ही सुधार सकते हैं। तो एक उसी प्रकार से यहाँ पे मोटिवेशनल कहावत था, अपने आप को इस प्रकार से तैयार करो कि जहां से तुम चले जाओ लोग याद करें, और जहां पहुंचने वाले हो वहां लोग इंतजार करें। और ये तभी होगा मेरे प्यारे जब तुम बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आओगे, अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छा आपके पास एजुकेशन होगा, अच्छा नॉलेज होगा, तभी आपको लोग याद करेंगे चले जाने के बाद।
और जहां जाने वाले लोग इंतजार जरूर करेंगे। तो अपने माता पिता का सपना अवश्य पूरा करेंगे आप, आपके ऊपर भरोसा है। अब माता पिता के आखिरी श्रृंगार हो सकते हैं। एक शिक्षक के लिए एक छात्र हो सकते हैं, एक नेता के लिए आप एक जनता हो सकते हैं, एक समाज के लिए आप एक सेवक हो सकते हैं, पर एक माता और पिता के लिए एक आखिरी निशानी हो सकते हैं। तो उस माता पिता को दर्द के लेकर आगे बढ़ना है, और उस दर्द से छुटकारा पाना अगर दिलाना चाहते हैं तो आप बेहतरीन रिजल्ट देंगे। आप गार्जियंस को अपने एरिया में सबसे बेहतरीन करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन हम लोग चल रहे थे अभी 19 तक, क्वेश्चन 20 में आ गए हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 में क्या है आपके पास, बहुपद 2 माइनस एक्स ब्रैकेट x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है 1 -1 2 -2। तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन को आप किस प्रकार से डिस्कशन करते हो, यह भी आपके लिए मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारे 10th में ऐसे छात्र आते हैं हम लोग के ऑफलाइन में देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग वीक स्टूडेंट होते हैं, जो 9th नहीं पढ़ के आते हैं, कोई 8 नहीं पढ़ के आते हैं, कोई 7th नहीं पढ़ के आते हैं, कोई तो भाई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत कम समय में ही 10th में पहुंच जाते हैं, छोटे उम्र में पहुंच जाते हैं, क्लास दब जाते हैं। तो उनके लिए कभी कभी समस्याएं भी खड़ा हो सकती है। तो मैं उस सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं एक संस्था चला रहा हूं, जीनियस करियर पॉइंट। उसमें आपका हर प्रकार की समस्या को मैं दूर करूंगा। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं वह क्षेत्र बहुत ही रूरल क्षेत्र में गिनती आता है, जहां से लोग अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। वहां पे हम संस्थान चला करके छात्रों को बीच अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं, और पिछले साल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा भी, जिसमें आपको सेकेंड का बहुत कम रेशियो, फेल का तो रेशियो नहीं है मेरे पास है, थर्ड का भी नहीं रेशियो है मेरे पास, और फर्स्ट का रेशियो बहुत ज़्यादा, मतलब 90% लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। वह सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामना हो जो इस जीनियस करियर पॉइंट के एजुकेशन सेंटर में आकर के वो बहुत कुछ करके चले जाते हैं। चलेंगे तो आगे आप देखेंगे, बहुत समय लेनी आपका। तो यहां देखिए 2 है, अब माइनस यहां से गुना करेंगे और ब्रैकेट को हटाएंगे तो -x² हो जाएगा, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो +x हो जाएगा। अर्थात इसको सजा के लिखे तो -x² + x और +2, a बराबर हो जाएगा -1, b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा 2। पूछा शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, c/a। तो c का मान 2, a का मान -1, भागा देंगे तो -2 ही पता लगेगा। अर्थात आपको डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है आपके साथ कि द्विघात बहुपद x² + 3x, अच्छा +2 यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है, +2 के शून्य क्या होंगे। शून्य मतलब आप जानते हैं x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे तो ही शून्य बोलते हैं। शून्य निकाल x² + 3x + 2 आप निकाल चुके होंगे। गुना करके आपको 2 लाना है, जोड़ना करके 3 लाना है। कैसे आएगा गुना करके, तो आप अगर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 और 1 को यदि आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए 2x और +1x और +2, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 और 1 गुना करेंगे तो 2, 2 भाग में बांट के कॉमन लेंगे, दोनों में x मिल रहा है, यहाँ x +
2, ये दोनों में 1 मिल रहा है, तो यहाँ भी x प्लस 2 बच गया। अंदर से निकालेंगे x प्लस 2 और एक बाहर से x प्लस 1, एक अंदर से x बाहर से, और बराबर में 0। अगर x को हम बराबर की उस साइड लेकर जाते हैं तो -2 हो जाएगा x का मान, और इसको भी ले जाते हैं तो -1, मतलब -2, -1 हो सकता है, या -1, 2। ऑप्शन आपका डी में मिल रहा है। आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर में 22 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। नहीं तो देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कह रहा है बाबू x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा, और c का मान 8 हो जाएगा। a, b और c आए बात समझ में। अब हमसे पूछा अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बाई, फार्मूला होता है c बाई a। यह शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c बाई a। अरे बात समझ में। अब c का मान कितना है, 8 है, a का मान कितना, 1 है। 1 से यदि 8 में भागा देंगे तो 8 आएगा, मतलब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, 8 हो जाएगा गुणनफल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर जो है स्क्रीन पर लग चुका है, तब ध्यान देंगे। द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान बताना है आपको, शून्यकों का योग बताना है। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न है, डिस्कशन कीजिए। क्लास 12 वाले छात्रों को 5 सितंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी छात्र यदि क्लास 10th के हैं, जो नियर्स में क्लास 12th के पढ़ते होंगे, उन्हें बता देंगे अपने भाई बहनों को कि क्लास 12th का जीनियस सेंटर, जीनियस करियर पॉइंट में आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैचेस 5 सितंबर से ही स्टार्ट होने वाली है। जी आगे देखेंगे। 2x² + 5x - 10, बहुत इजी। क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा का मान ने, तो a बराबर कितना दे दिया, 2 दे दिया, b बराबर कितना दे दिया, 5 दे दिया, c बराबर कितना दे दिया, -10 दे दिया। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब फार्मूला -b/a, बताइए माइनस, अब b का मान कितना 5 और a का मान कितना बाबू 2 है, तो -5/2। ऑप्शन में गलत है, -5/2 यहां देना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन आपके साथ 15, 23, 12, 75। अभाज्य संख्या भी बता सकते हैं भाई, आप 10th क्लास के छात्र हैं तो बता ही सकते हैं। रक्षाबंधन का स्पेशल क्लास नहीं, चलिए बना लिए होंगे आप। आज क्लास में रहता तो जुनून अलग होता। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है, वह संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 15, तो भाई 15 जो है वो 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, अभाज्य तो है नहीं, क्लियर। 23 जो है एक और अपने आप से कटता है, अभाज्य संख्या कौन हुआ 23, क्योंकि 12, 2, 3, 6, 4 सबसे कटता है। 75, 25 3 से कटता है, तो ऑप्शन कौन हो गया आपका सही, बी सही हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या, यदि बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है भी, ये बतिया ध्यान रखिएगा।
पूछेगा द्विघात बहुपद के कितना शून्यक होता है, तो 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। द्विघात के घातों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या 3। तो ऊपर से प्रश्न देखिए, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक। ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया। बी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। सी का मान कितना हो गया, -5 हो गया। और डी का मान हो गया 2। हमसे क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। तो बताएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है, -b/a। तो माइनस, अब b का मान 1, अब a का मान 2, -1/2। ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। यदि बहुपद 6x² माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। 6/11 -11/6 -1/2 1/2। जैसे पीछे वाला प्रश्न बनाए थे ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन फार्मूला इसका अलग लगाएंगे। चलिए अब बनाएंगे पहले। तो देखेंगे बाबू, आप पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x और प्लस 2। ए का मान देखिए क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा। x³ के आगे ए होता है, ध्यान रखिएगा, सीरियल वाइज तो लिखना है भाई। बी का मान कितना होता है, -11। सी का मान कितना होता है, -3। और डी का मान कितना होता है, 2 होता है। ए बी सी डी। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला होता है c/a। क्या होता है, c/a। फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, c/a। तो c का मान कितना है, -3 है। a का मान कितना है, 6 है। अब 3 से 6 कई मरतबे कट रहा है, माइनस है तो माइनस रख दीजिए, 1/2 मरतबे। तो ऑप्शन हो गया इसका सही भी सी, -1/2। आगे बढ़ते हैं 27। 27 नंबर में है, यदि बहुपद x² माइनस kx माइनस 42 के एक शून्यक -3 हो तो k का मान निकालना है। ऑप्शन आपको 9, 10, 11, 15 है। भाई शून्यक दे दिया तो आपको x का मान दे दिया, आपको ध्यान रखना। हाँ, x का मान कितना दे दिया आपको, -3 दे दिया। जबकि बहुपद क्या दिया हुआ, x² माइनस kx माइनस 42 बराबर 0 मान लो। तो x के जगह पे कितना, -3 का स्क्वायर कर दे। x के जगह x शून्य दे दिया -3 और k का मान आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। शून्य दे दिया -3 और k के मान, p के मान, m के मान, ऐसा कोई भी मान पूछे तो भाई तू एक शून्य दिया तो तुम x के जगह रख दो, ठीक है। शून्य हम तो उसी को कहते हैं, x का मान को ही तो हम शून्य बोलते हैं बाबू। x का मान को हम क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। माइनस k और x के जगह पे -3 गुने में -3, ठीक है, कोई दिक्कत। -42 बराबर 0। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 और -3 गुना करेंगे तो +9 हो जाएगा। और माइनस और माइनस गुना करेंगे तो +3 के और -42 बराबर 0। अब देखिए 3 के और ये दोनों को बराबर के उस साइड चल जाएंगे तो 42 प्लस में हो जाएगा और ये जाएगा तो उधर माइनस में, क्योंकि बराबर के उस साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब 3 के बराबर 42 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, 33 बचता है। 3 से 33 कटता है, 11 मरतबे कट गया ना जी। के का मान कितना हो गया बउआ, 11 हो गया। के का मान कितना हो गया, 11। ऑप्शन आपका सी सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 80 जाना है, पार आपको नहीं लगे तो अब आधा देरी 2-2 भाग 3-3 भाग करके आप वीडियो को देखें, लेकिन क्लास पूरा देखें आप। 80 यदि बहुपद x² ax + 5 के शून्यक
का योग 7 हो तो ए का मान निकालिए। शून्यकों का योग यहाँ पे दे दिया है, ऑप्शन 1 -5, 1/5 और 7, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और +5, जिसमें आपको शून्यकों का योग दे दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जो होता है वो -b/a बराबर 7/1 मान लेते हैं, मतलब a का मान 1 हो गया यहाँ पर ही। अब b के जगहिया पर हो गया -7, इधर जाएगा तो माइनस से 7 में हो जाएगा, या -b बराबर 7 होता है। -b बराबर क्या होता है? 7। तो एक्स स्क्वायर ये b का काम कर रहा है, ठीक। या तो फिर आप दो तरीका कर सकते हैं, दोनों को शून्यक निकाल ले, अब शून्यकों का योग निकाल करके आप बराबर भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इस शून्यकों का योग 7 दिला, यहां से हम शून्यकों का योग निकालेंगे तो a का मान हो गया 1, अब b का मान हो गया आपको -a और c का मान हो गया 5। आप शून्यकों का योग निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला, तो -b/a होता है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, तो आप 7 रख दो, आप बराबर माइनस, अब b का मान कितना है? -a दे दिया, और a का मान कितना है? 1 है, तो 7 बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, मतलब 1। a का मान सामने सामने कितना आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 आ जाएगा a का मान। ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 विदाउट ऑप्शन। जी, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक -2 और 6। शून्यक मतलब x का मान दे दिया -2 और x का मान को दे दिया 6। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, कई तरीका से बना सकते हैं इसको, 3-4 तरीका है बनाने का। कोई कोई भाई वीडियो को देख लेता है, पीछे वाला में तो कई गो टीचर्स भी देखे हैं वीडियो को, और बोलते थे कि आप गलत बता देते हैं। अरे भाई, एक मैथ को कई तरीका है बताने का, आप ये को क्वेश्चन से कैसे कह सकते हैं कि गलत बता दे रहे हैं? ठीक है, तो ये कई तरीका से हम क्लास ऑफलाइन में बता चुके हैं, 3-4 तरीका से। तो आपको कोई अगर समझ में, आप जहां पढ़े हैं, तो ऐसा आपको नहीं लगा कि आप गलती हम बता रहे हैं। आपको नजर से गलती होगा, हमारे नजर से सब सही होगा। इधर से आएगा तो x -6 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, आप x गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर, यहां से गुना करेंगे तो -6x, यहां से गुना करेंगे तो +2x, और 6 दूनी -12। अब जाती जाती जोड़ दीजिए तो -4x और -12। ऑप्शन आप देखेंगे कहां पे मैच कर रहा है, ऑप्शन है इसमें नहीं, तो यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? जिस बहुपद का घात 4 हो वह बहुपद क्या कहलाएगा बबुआ? बताओ। एकदम इजी क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके लिए। लॉलीपॉप समझ में आता है आपको? एकदम इजी तरीका वाला प्रश्न आपके साथ। जी, द्विघात बहुपद तब कहलाएगा जिसकी घात 2 रहेगा। ये चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएंगे। जिस बहुपद का घात 4 होंगे वो क्या कहलाएंगे? चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएंगे। देखिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। क्या? लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। अगर आपके पास मुश्किल आता है तो आप भाग जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होता है, पर हर पहलू, हर पल, हर सेकेंड जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पल जिंदगी का परीक्षा लिया जाता है आपसे। डरने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले को जिंदगी पूरे दुनिया जहान उसके पास होता है। जो लड़ता है वह पाता है, जो जिंदगी में डर गया वो मर गया, समझिए एक तरीके से। आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंतर्गत साहस होना चाहिए, हार्ड से हार्ड प्रश्न को आप अपने अंतर्गत कैपेसिटीज करने का क्षमता होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए आपके अंतर्गत। अब कठिन कठिन प्रश्नों से आप भाग जाएंगे तो फिर इजी इजी प्रश्नों से भी भागना पड़ेगा एक दिन।
और जो प्रश्न से भागना शुरू कर देंगे वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद हम बता चुके हैं 3 1 5 2। तो द्विघात बहुपद में जो शून्य की संख्या होती है वो कितना होती है? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ऑप्शन x प्लस 2 का क्यूब होल क्यूब बराबर x होल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। बी में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से आपको देखना है कि ये चारों में कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण 2-3 कंडीशन में नहीं होता है। जब घात माइनस में हो, जब घात माइनस में हो, या x का जो मान होता है वह बट्टे में हो जाए, मतलब x आधा नहीं होना चाहिए, बट्टा नहीं होना चाहिए, तब कंडीशन में नहीं होगा। तो आप देखेंगे अगर इसको हम तोड़ते भी हैं फर्स्ट वाला के, तो x प्लस क्यू के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे तोड़ करके, तो चलिए शुरू करते हैं तोड़ने के लिए। x प्लस 2 का क्यू जो है इसे 3 बार आप लिखेंगे, ठीक है। तोड़ने के लिए शॉर्ट बता देते, उतना समय तो है नहीं, लेकिन x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 3 बार लिखोगे, और फिर यहाँ गुना करेंगे तो x क्यू और माइनस x, और ये तीनों के आप गुना करेंगे तो ये पता चलेगा इसका घात माइनस में नहीं होंगे, अर्थात ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको भी आप तोड़ेंगे, देखेंगे इसमें तोड़ के इसमें तोड़ के आप देखेंगे तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x और बराबर 2x और माइनस 3 दूनी 6। इसको भी लाएंगे आप इधर में, तो ये भी द्विघात बहुपद होगा, अर्थात इसको भी आप गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x और माइनस 4 बराबर 6। इसको भी आप लाएंगे इधर, तो ये भी द्विघात बहुपद होगा, लेकिन ये जो है ये बट्टा में आ गया, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन आपको कौन सही हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में से कौन होगा? तो मूल और शून्य तो एक ही लगभग होता है बाबू, पूछ रहा है इसमें x का मान कौन होगा। तो मूल वह होता है जो x का मान को 0 कर देता है। तो हम कौन सा मान रखेंगे जो x को क्या कर दे? 0 कर दे, क्योंकि मूल निकालना तो यहाँ संभव है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम बाबू ज्यादा मूल निकालने के प्रयास नहीं करेंगे, हम शॉर्ट तरीका से सोचेंगे बनाने के लिए। तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 गुने 0 माइनस 12 बराबर 0। तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? आप 0 गुने 0 करेंगे 2 बार तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 गुने 0 2 बार करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें भी गुना करेंगे तो 0 माइनस 12 बराबर 0। ये इसका मान 0 नहीं होगा, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा, ये मूल नहीं होगा। एक रख के चेक करते हैं, तो 2 गुने x की जगह पे प्लस 5 गुने 1 माइनस 12, 2 गुने 1 प्लस 5 माइनस 12, तो गुना करेंगे 2 और 5 2 7, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। माइनस 4 रख के चेक करेंगे, देखेंगे 2 गुने 4 चौको 16 और माइनस 5 चौको 20 माइनस 12, 16 दूनी 32, ये जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 32। माइनस 32 से माइनस 32 कट गया 0,
मतलब जिसको मान रखने से x का मान 0 हो जाए, बहुपद 0 हो जाए, वही उसका मूल हो जाएगा। या आपको नहीं समझ में आता है तो एक तरीका और आप अपना सकते हो। वो तरीका क्या है? तो ये अपना सकते हैं बाबू कि आपके साथ दिया हुआ a का मान कितना है 2, b का मान 5, c का मान -12। आप मूल का फार्मूला लगा देंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस पे आप निकाल लेंगे तो आंसर वहां पे -4 आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल के चेक कर सकते हो, आपके ऊपर। अगला प्रश्न है समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपके साथ है 50, 40, 64, 81। तो अब बताएंगे। इजी प्रश्न है, आप कई बार क्लास में भी बना चुके हैं। और जितना देख रहे हैं 80 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो 1 से 7 चैप्टर के बीच है। चलिए देखिए, अब बना लिए होंगे। ए का मान कितना लिख दें? 3√3। ए का मान हो गया। उसके बाद बी का मान कितना लिख दें? 10 लिख देते हैं। और सी का मान कितना लिख देते हैं? √3। ए बी सी। आपसे विवेचक पूछा ना, विवेचक बराबर, तो विवेचक हम डी से दर्शाते हैं। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान कितना है जी? तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4। ए का मान कितना है? तो ए का मान 3 रूट कितना है? 3। और गुने सी का मान कितना है? तो √3 है। अब बताइए, अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहे के 100 हो जाएगा। और यहाँ गुना कैसे कीजिएगा? तो 4 तिया 12। और √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 आएगा। या अंडर रूट 9 वर्गमूल निकालेंगे तो 3। अब ध्यान रखिएगा, √5 और √5 गुना करेंगे तो 5, √6 गुना करेंगे तो 6, √3 और √3 गुना करेंगे तो 3। तो हम 3 लिख दिए। अब देखिए 100 माइनस 12 तिया 36। 100 में से 36 जगह कितना बचता है? 64। विवेचक का मान कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है? तो आप निकालेंगे के का मान किसके लिए मूल बराबर होंगे। बराबर कहने के मतलब आप जानते होंगे मूल का मान 0 होना चाहिए। जी, तो आगे के प्रश्न देखते हैं। ए का मान कितना हो गया? इसमें यहाँ डायरेक्ट हम बना रहे हैं 9 हो गया ए का मान। अच्छा, बी का मान 3k कितना कितना स्टूडेंट लिख देता है? 3k होगा सिर्फ, इन्हें कोई 3 नहीं खाली लिख देगा। x² x के गुणांक को हम b मानते हैं। x के गुणांक को क्या मानते हैं? b। और x² को गुणांक को हम 9 मानते हैं, अति a मानते हैं। अब उसके बाद c कितना है? 4 है। a b c पता लग गया। अब d का फार्मूला लगाइए b² माइनस 4ac। तो बोला मूल बराबर है मतलब 0। b का मान 3k के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 9 और सी का मान 4। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर हो जाएगा। और 4 जगह 16, 16 9 144 से होता है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 144। हम चाहते हैं कि इसको इधर लेके चलाएं तो -9k स्क्वायर बराबर -144, क्योंकि बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बताए थे बराबर को किसी को भी इस साइड से इस साइड ले जाने में चिन्ह में परिवर्तन कर देना है। माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस। माइनस से माइनस काट दे, 900 देखिए तो 144 का ही मर्तबे कट रहा है, 16 मर्तबे कट रहा है। अर्थात के स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। आप बोल सकते हैं कि के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, क्योंकि स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस 16, 16 को वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 4। ऑप्शन में देखेंगे प्लस माइनस 4 आपको कहां मिल जाएगा? बी में मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न, पी के किसी मान के लिए सेम प्रश्न, पी के निकालना है वास्तविक और क्या है? सामान्य। वास्तविक और सामान्य करने का मतलब विवेचक जो लेना है 0 ले लेना है। तो चलिए देखिए, ए के मान कितना हो जाएगा बाबू? पी। बी का मान 4 और सी का मान 1। ए बी
सी, कोई दिक्कत नहीं। तो डी का फार्मूला लगाओ, बीएचए का फार्मूला ही लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी का मान बोला क्या, वास्तविक और समान है तो 0 ले लीजिए, बी का मान कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, ए का मान कितना है p, और सी का मान कितना है 1 है, तो 4 चौको 16, यहाँ गुना करेंगे तो 4p। अगर इसको हम इधर लेके चले आते हैं तो 4p प्लस में हो जाएगा, अब बराबर में 16, 4 से 16 कई मरतबे कट गया, 4 मरतबे कट गया, तो p का मान कितना हो गया 4 हो गया। देखिए p का मान ऑप्शन बी में मिल रहा है, 4 हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। जी आप पढ़ लिए होंगे प्रश्न को। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा। आपको शून्यक निकालना है। शून्यक किसे कहते हैं, x का वह मान जो 0 कर दे बहुपद के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का शून्यक निकालना है। हमें गुना करके लाना है 1 और जोड़ नार के लाना है -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1, -1 और -1 गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और -1 और -1 को जोड़ेंगे तो -2 भी हो जाएगा, और ऊपर से उतार दीजिए +1, 2 भाग में बांटिए और कॉमन लीजिए। ये दोनों में x मिल रहा है तो x निकाल दीजिए, यहाँ x -1 बच गया, इसमें से -1 निकालेंगे तो x -1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक अंदर से x -1 और एक बाहर से x -1, अब बराबर में 0, और अगर हम बराबर कुशल लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, 1 + 1, 1, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है जी, अब प्रश्न को पढ़ लेंगे, अब हम पढ़ते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। आप बोल सकते हैं कि a बराबर कितना मान ले, 1 मान ले, b बराबर कितना हो गया -3, और c के बराबर कितना हो गया 5। तो किसका मान पूछा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। बताइए, एकर कोई फार्मूला होता है बीजी, नहीं होता है तो फार्मूला बनाओ, जेकर नए होता है और बनाना है। तो अल्फा और बीटा के एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए, ये अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बच गया, यहाँ पे बीटा बच गया, और बीटा और 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा बीटा, बीटा और यहाँ भागा देंगे तो अल्फा बचेगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा, अर्थात तो हो गया ऊपर में शून्यकों का योग और नीचे हो गया शून्यकों का गुणनफल। अब बताया जाएगा क्या किया जाए, एकर फार्मूला होता है -b/e, एकर फार्मूला होता है c/e। अब ये से निचलो कट लो तो बच गेलो -b/e c। अब बताइए फार्मूला -b कितना है बाबू, तो b ऑलरेडी -3 है, और c कितना है तो c 5 है। अब माइनस और माइनस आपको तो पता होता है, माइनस और माइनस का होता है प्लस होता है, तो बोल दीजिए क्या हो जाएगा, प्लस 3/5। कहाँ है 3/5, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए जी। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, अब आगे देखते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल्य हो तो 1, सेम वही प्रश्न, a बराबर मान लीजिए 1, और b बराबर मान लीजिए 2, और c बराबर मान लीजिए 3, और अभी तुरंत एकर बनाया तो एकर फार्मूला आया था -b/c। देखिए यही ना आया था फार्मूला, -b, यहाँ से सेम बनाते हैं -b/c। जरा नहीं समझ में आता है फार्मूला याद रखना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला -b/c। तो -b कितना है 2, और c कितना है 3। देखिए ऑप्शन में -2/3, -2/3 ऑप्शन इज बी राइट, बी इज राइट आंसर, ये भी बोल सकते हैं। 40 में यदि x स्क्वायर माइनस 5x, यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान होगा। पहले आप बनाए उसके बाद आगे हम।
जी अब बना लिए होंगे। अब देखते हैं, ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -5 और सी का मान हो गया पी। अच्छा सी का मान देखो ना, सबसे बड़ा बात यहाँ है कि सबसे पहले आपको ये लिखते हैं x² - 5x और प्लस p है, उधर से इधर चला है तो -10 हो जाएगा, बराबर में 0। अब लिखिए ए का मान 1, b का मान -5 और c का मान p -10 हो जाएगा। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया -4। हमको पता अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a बराबर -4/1, कुछ नहीं तो c का मान हो गया कितना, p -10 बटा और a का मान है यहाँ पे 1, अब बराबर -4/1। तिरछा तिरछा आप गुना करेंगे तो आ जाएगा p -10 बराबर -4, यही ना आ जाएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो अब इसको उधर लेके चल जाते हैं तो p बराबर -4, अब बराबर के उस साइड चल जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब बताइए माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह जिसका बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है, अर्थात +6 हो जाएगा p का मान। p का मान 6, सी सही हो गया। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वह हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसला अंदर से क्या है, जिंदा है। बोलो क्या हौसले जिंदा है। कहता हम वे हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है, कि हम किसके साथ मुश्किलें में डाल रहे हैं। तो वैसा बनो जहां मुश्किल को भी तू पीछे छोड़ दो। नेक्स्ट प्रश्न 41 बनाएंगे पहले। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और भिन्न होंगे। तो यहाँ पे a का मान देखिए 1, b का मान 6 और c का मान k। b² - 4ac, तो b का मान 6 है, 6 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान k। 6 छक 36 और यहाँ गुना करेंगे तो -4k इधर आ गया तो +4k बराबर 36। 36 से 9 मरते कट गया, k बराबर कितना हो गया 9। अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि k का मान जो होना चाहिए वो 9 से बड़ा होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान बताना है। वहां पे एक बार शून्यक दिया था कि उतना है, तो यहाँ x का मान आपको -3 दिया है, और तो 2x² + px - 3 बराबर 0 है, तो x के जगह पे -3 रख देगा, अपने आप p का मान निकल जाएगा बाबू। तो 2 और x के जगह पे हम -3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस p, x के जगह पे -3 और यहाँ -3 है बराबर में 0। हम कुछ नहीं किए, जहां x था वहां पे हमने -3 रख दिया। अब 2 गुने -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो -3p और -3 बराबर 0। 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 0। अब क्या करें -3p बराबर उधर ले जाएंगे तो -18, ये जाएगा तो +3। -3p बराबर 18 में से 3 गया तो -15, माइनस से माइनस 3 × 5 = 15, p
p का मान कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए p का मान 5, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो जिसका पदों के अंतर सामान्य नहीं होता है वह समांतर श्रेणी नहीं होती। क्लास में बता चुके हैं इसके बारे में कि जिन श्रेणियों के पद सामान्य नहीं हो समांतर श्रेणी नहीं होता है। तो देखो चेक करते हैं, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, ये वाला चेक करते हैं पहले। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 है फिर, ठीक है। इसके डिफरेंट कितना है, 25 में से 1 गया तो 24, 49 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, और 73 में से 49 जाएगा तो देखिए 13 में से 9 गया तो 4, और ये बच गया कितना, 7, 6 बच गया, 6 में से 4 गया 2, ये भी 24। तो आप बता सकते हैं कि हम एपी के बारे में बताए थे कि एपी तभी होता है जब उसके पद जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। उनके पद जो होते हैं क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। लेकिन इसमें तो ये एपी है, लेकिन प्रश्नों में उल्टा पूछ दिया। अच्छा, समांतर श्रेणी में कौन नहीं है? ये तो समांतर श्रेणी में है। अब देखिए √2 है, √8 के तोड़िएगा तो 2√2 होगा, एक तोड़िएगा तो हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 4√2 हो जाएगा। देखिए इसमें से घटाइएगा तो √2 बचेगा, इसमें से भी इसको घटाइएगा तो √2 बचेगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो भी √2 बचेगा, मतलब ये भी समांतर श्रेणी में है। अब इसको चेक करते हैं। -6 में से हम -10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 बचेगा। यहाँ भी घटाएंगे तो 4, यहाँ भी घटाएंगे तो 4 बचेगा। ये भी समांतर श्रेणी में। तो कौन समांतर श्रेणी में नहीं होगा, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, मतलब ऑप्शन आपको कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अच्छा, कौन समांतर श्रेणी में नहीं होगा, जिनके पदों का अंतर सामान्य नहीं होगा। समांतर श्रेणी में तभी होगा जब दो पदों के बीच दूरी सब सामान्य हो। देखिए यहाँ आया उतना ही, यहाँ उतना ही, दोनों बीच का दूरी सामान्य हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं। अच्छा, हम समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार्वंतर को हम डी बोलते हैं, पदांतर को हम डी बोलते हैं, ठीक है। और पदांतर किसको बोलते हैं, इसमें पूछ दिया कि आपको समांतर श्रेणी दे दिए तो पदांतर बताइए, मतलब पदों का अंतर बताइए। तो पदों का अंतर इसमें से इसको घटाना है, मतलब √8 में से आपको √2 के घटाना है, तो √8 को तोड़िएगा तो आएगा 2√2 आएगा, माइनस √2, 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, मतलब पदों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चाहे आप किसी को भी घटा के चेक कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 45 बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका पदांतर क्या होगा। पदों का अंतर इसमें भी पूछ रहा है आपसे। तो nवां पद दिया हुआ 5 - 3n, 5 - 3n, तो आप पहला पद निकालिए t1, n के जगह पे आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हल करेंगे तो 5 - 3 मतलब 2 आ गया। फिर आप t2 निकालेंगे तो 5 - 3, n के जगह पे आप 2 रखेंगे, तो 5 - 3 दूनी 6, घटेगा तो -1। तो d का फार्मूला, मतलब पदांतर पूछा तो d का फार्मूला होता है t2 - t1, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है। तो द्वितीय पद कितना है, -1, और घटाना कितना है इसको, तो घटेगा तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। प्रश्न नंबर 46 देखिए बना के पहले। प्रश्न नंबर 46 में भी क्या पूछा, x का मान पूछा, 3 गो पद दे दे और आपसे x का मान, a का मान, k का मान भी कुछ भी पूछे, तो
बड़ा इजी होता है। फार्मूला होता है, प्रथम पद है T1 T2 और T3। फार्मूला होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 हो गया 3x और माइनस T1 का मान हो गया x प्लस 2, ब्रैकेट के साथ उतारनी है। T3 कितना है 4x प्लस 1 और T2 कितना है 3x। अब हल कीजिए, 3x ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस x माइनस 2, यहाँ 4x प्लस 1 माइनस 3x। अब जाती जाती 3x में से x गया तो बच गया 2x माइनस 2 अब बराबर 4x में से 3x गया तो x प्लस 1, इधर चला है सब 2x ये चला है, इसका जाति के तो माइनस x हो गया, इधर 1 बच गया, ये चल गया उधर में तो प्लस हो जाएगा 2, तो ये घटेगा तो x और उधर कितना हो जाएगा 3, x का मान कितना हो गया 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या कह रहा कि 2 6 10 14 के कौन सा पद बेरासी है, कौन सा पद बेरासी है। ऑप्शन आपको दिया 15वां पद, 20वां पद, 21वां पद, 22वां पद। तो a बराबर कितना है 2 है, d बराबर कितना है, तो फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 6 और T1 कितना है 2, घटेगा तो 4, मतलब सार अंतर कितना हो गया 4 हो गया। और Tn कौन सा पद बेरासी, तो Tn आपको बेरासी है तो आपको n निकालना है, तो Tn का फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है बेरासी है, a का मान कितना है 2 प्लस n नहीं पता है आपको और d का मान 4, तो बेरासी बराबर 2, यहाँ देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4n माइनस 4, यहाँ से 4 से दोनों में गुना करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब बताइए बेरासी बराबर 2 में से 4 गया तो माइनस 2 और प्लस कितना 4n, इधर चला आएगा तो बेरासी प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर किस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना 4n, बेरासी और 2 84 बराबर 4n, 4 से कै मरतबे कटेगा 21 मरतबे, तो n का मान कैवा पद है बेरासी, बेरासी कैवा पद है 21वां पद। ऑप्शन आपका कौन सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको प्रश्न समझने में किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ करके बता सकते हैं, या कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको शुरू बार में जब पेज लगा होगा थंबनेल उस पर भी दिया हुआ है, तो उसमें भी आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। तो 101 और 999 के बीच सभी सम संख्या कितनी सम संख्या, अरे बहुत इजी प्रश्न कह दिया। 101 और 999, तो 101 के बाद सम संख्या कौन होता है 102, फिर उसके बाद 104, फिर उसके बाद 106, ऐसे कहाँ तक होगा 998 तक होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना पद है ये आपको गिन के बताना है, तो गिने में तो पार लगेगा नहीं बउआ। तो a का मान लीजिए कि प्रथम पद है 101, 102, 102 और d सम संख्या है तो 2, T2 माइनस T1 करेंगे तो 2 ही ना आएगा, घटा लीजिएगा 104 में से 102 जाएगा तो 2 ही ना बचेगा पदों के अंतर। अब जो अंतिम पद है वो कितना है 998, तो n निकालना मतलब कितने पद है, तो वही फार्मूला Tn वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हो गया 998 और a का मान हो गया 102 प्लस n का तो नहीं पता है आपको और d पता हो गया 2, तो 998 बराबर 102 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 2n माइनस 2। अब देखिए 998 बराबर 102 में से 2 चल गया तो 100 बच गया और प्लस 2n, इसको इधर लेके चल आए हैं आसान हो जाएगा काटने उठने में, तो उधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा बराबर 2n, ये घटेगा तो हो जाएगा 898 अब बराबर 2n, 2 से 898 कई मरतबे करता है 449 मरतबे कटेगा, और का 449 बराबर n का मान कितना हो गया 449 हो गया। अगला प्रश्न,
चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और भिन्न होंगे। तो यहाँ पे a का मान देखिए 1, b का मान 6 और c का मान k। b² - 4ac, तो b का मान 6 है, 6 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान k। 6 छक 36 और यहाँ गुना करेंगे तो -4k, इधर आ गया तो +4k बराबर 36। 36 से 9 मरते कट गया, k बराबर कितना हो गया 9। अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि k का मान जो होना चाहिए वो 9 से बड़ा होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है, तो p का मान बताना है। वहां पे एक बार शून्यक दिया था कि उतना है, तो यहाँ x का मान आपको -3 दिया है, और तो 2x² + px - 3 बराबर 0 है, तो x के जगह पे -3 रख देगा, अपने आप p का मान निकल जाएगा बाबू। तो 2 और x के जगह पे हम -3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस p, x के जगह पे -3 और यहाँ -3 है बराबर में 0। हम कुछ नहीं किए, जहाँ x था वहां पे हमने -3 रख दिया। अब 2 गुने -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो -3p और -3 बराबर 0। 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 0। अब क्या करें -3p बराबर उधर ले जाएंगे तो -18, ये जाएगा तो +3, -3p बराबर 18 में से 3 गया तो -15, माइनस से माइनस 3 × 5 = 15, p का मान कितना आ गया 5 आ गया। देखिए p का मान 5, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो जिसका पदों के अंतर सामान्य नहीं होता है वह समांतर श्रेणी नहीं होती। क्लास में बता चुके हैं इसके बारे में कि जिन श्रेणियों के पद सामान्य नहीं हो वो समांतर श्रेणी नहीं होता है। तो देखो चेक करते हैं, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, ये वाला चेक करते हैं पहले। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 है। ठीक है, इसके डिफरेंट कितना है, 25 में से 1 गया तो 24, 49 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा, और 73 में से 49 जाएगा तो देखिए 13 में से 9 गया तो 4, और ये बच गया कितना 7, 6 बच गया, 6 में से 4 गया 2, ये भी 24। तो आप बता सकते हैं कि हम एपी के बारे में बताए थे कि एपी तभी होता है जब उसके पद जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, उनके पद जो होते हैं क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। लेकिन इसमें तो ये एपी है, लेकिन प्रश्नों में उल्टा पूछ दिया। अच्छा, समांतर श्रेणी में कौन नहीं है? ये तो समांतर श्रेणी में है। अब देखिए √2 है, √8 के तोड़ेगा तो 2√2 होगा, एक तोड़िएगा तो हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 4√2 हो जाएगा। देखिए इसमें से घटाइएगा तो √2 बचेगा, इसमें से भी इसको घटाइएगा तो √2 बचेगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो भी √2 बचेगा, मतलब ये भी समांतर श्रेणी में है। अब इसको चेक करते हैं, -6 में से हम -10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 बचेगा, यहाँ भी घटाएंगे तो 4, यहाँ भी घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये भी समांतर श्रेणी में। तो कौन समांतर श्रेणी में नहीं होगा, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, मतलब ऑप्शन आपको कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा।
अच्छा, कौन समांतर श्रेणी में नहीं होगा? जिनके पदों का अंतर सामान्य नहीं होगा। समांतर श्रेणी में तभी होगा जब दो पदों के बीच दूरी सब सामान्य हो। देखिए यहाँ आया उतना ही, यहाँ उतना ही, दोनों बीच का दूरी सामान्य हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार्वंतर को हम डी बोलते हैं, पदांतर को हम डी बोलते हैं, ठीक है। और पदांतर किसको बोलते हैं? इसमें पूछ दिया कि आपको समांतर श्रेणी दे दिए तो पदांतर बताइए, मतलब पदों का अंतर बताइए। तो पदों का अंतर इसमें से 100 घटाना है, मतलब √8 में से आपको √2 के घटाना है। तो √8 को तोड़िएगा तो आएगा 2√2 आएगा माइनस √2। 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा? √2 बचेगा, मतलब पदों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चाहे आप किसी को भी घटा के चेक कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 45 बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका पदांतर क्या होगा? पदों का अंतर इसमें भी पूछ रहा है आपसे। तो nवां पद दिया हुआ 5 - 3n, 5 - 3n, तो आप पहला पद निकालिए t1, n के जगह पे आप क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो हल करेंगे तो 5 - 3 मतलब 2 आ गया। फिर आप t2 निकालेंगे तो 5 - 3 n के जगह पे आप 2 रखेंगे, तो 5 - 3 दूनी 6, घटेगा तो -1। तो d का फार्मूला, मतलब पदांतर पूछा तो d का फार्मूला होता है t2 - t1, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है। तो द्वितीय पद कितना है? -1, और घटाना कितना है? इसको, तो घटेगा तो क्या आएगा? -3 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। प्रश्न नंबर 46 देखिए बना के पहले। प्रश्न नंबर 46 में भी क्या पूछा? x का मान पूछा। 3 गो पद दे दे और आपसे x का मान, a का मान, k का मान भी कुछ भी पूछे तो बड़ा इजी होता है। फार्मूला होता है, प्रथम पद है t1, t2 और t3। फार्मूला होता है t2 - t1 बराबर t3 - t2। तो t2 हो गया 3x माइनस t1 का मान हो गया x + 2, ब्रैकेट के साथ उतारनी है। t3 कितना है? 4x + 1, और t2 कितना है? 3x। अब हल कीजिए, 3x ब्रैकेट हटाएंगे तो -x - 2, यहाँ 4x + 1 - 3x। अब जाती आती 3x में से x गया तो बच गया 2x - 2, अब बराबर 4x में से 3x गया तो x + 1, इधर चला है सब 2x, ये चला है इसका जाति के तो -x हो गया, इधर 1 बच गया, ये चल गया उधर में तो प्लस हो जाएगा 2, तो ये घटेगा तो x, उधर कितना हो जाएगा 3। x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 47 में क्या कह रहा कि 2, 6, 10, 14 के कौन सा पद बेरासी है? कौन सा पद बेरासी है? ऑप्शन आपको दिया 15वां पद, 20वां पद, 21वां पद, 22वां पद। तो a बराबर कितना है? 2 है। d बराबर कितना है? तो फार्मूला होता है t2 - t1। तो t2 कितना है? 6, और t1 कितना है? 2, घटेगा तो 4, मतलब सार्वंतर कितना हो गया? 4 हो गया। और tn कौन सा पद बेरासी? तो tn आपको बेरासी है तो आपको n निकालना है, तो tn का फार्मूला लगाएंगे तो a + n - 1 × d। tn कितना है? बेरासी है। a का मान कितना है? 2, प्लस n नहीं पता है आपको, और d का मान 4। तो बेरासी बराबर 2, यहाँ देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4n - 4, यहाँ से 4 से दोनों में गुना करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब बताइए बेरासी बराबर 2 में से 4 गया तो -2, और प्लस कितना? 4n, इधर चला आएगा तो बेरासी + 2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना? 4n, बेरासी और 2 84 बराबर 4n, 4 से कै मरतबे कटेगा? 21 मरतबे। तो n का मान कैवा पद है? बेरासी। बेरासी कैवा पद है? 21वां पद। ऑप्शन आपका कौन? सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको प्रश्न समझने में किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ करके बता सकते हैं।
या कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको शुरू बार में जब पेज लगा होगा थंबनेल उस पर भी दिया हुआ है, तो उसमें भी आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। तो 101 और 999 के बीच सभी सम संख्या, कितनी सम संख्या? अरे बहुत इजी प्रश्न कह दिया। 101 और 999, तो 101 के बाद सम संख्या कौन होता है? 102, फिर ओकर बाद 104, फिर ओकर बाद 106, ऐसे कहाँ तक होगा? 998 तक होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना पद है ये आपको गिन के बताना है। तो गिने में तो पार लगेगा नहीं बउआ। तो ए का मान लीजिए कि प्रथम पद है 101, 102, 102 और डी सम संख्या है तो 2, T2 माइनस T1 करेंगे तो 2 ही ना आएगा। घटा लीजिएगा, 104 में से 102 जाएगा तो 2 ही ना बचेगा पदों के अंतर। अब जो अंतिम पद है वो कितना है? 998। तो n निकालना मतलब कितने पद है, तो वही फार्मूला Tn वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हो गया 998 और a का मान हो गया 102 प्लस n का तो नहीं पता है आपको और d पता हो गया 2। तो 998 बराबर 102 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 2n माइनस 2। अब देखिए 998 बराबर 102 में से 2 चल गया तो 100 बच गया और प्लस 2n, इसको इधर लेके चल आए हैं, आसान हो जाएगा काटने उठने में। तो उधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा बराबर 2n, ये घटेगा तो हो जाएगा 898 अब बराबर 2n। 2 से 898 कई मरतबे कटता है? 449 मरतबे कटेगा। और का 449 बराबर n का मान कितना हो गया? 449 हो गया। अगला प्रश्न, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं, अच्छा बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। आपको पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए 0 के बाद विषम संख्या कहाँ शुरू होता है? 2 से। विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2 के बाद 3 से लेते हैं, 3, 5, 7 ऐसे 49 तक। ठीक, जी क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 0 और 50 के बीच 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 ऐसे कहाँ तक? 49 तक के। इनके बीच में सभी विषम संख्याओं का योग बताना है, सबको जोड़ के बताना है। तो देखो ऐसे प्रथम विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है, ऐसे छोड़ो, उसमें विषम संख्याओं का योग अगर पूछे ना प्रथम शुरू से विषम संख्याओं के योग पूछे तो n स्क्वायर होता है सिर्फ, लेकिन आप उतना नहीं करेंगे। प्रथम पद हो गया इसमें आपको 1 और विषम संख्याओं के अंतर होता है 2 और निकालना है अंतिम पद है 49। तो पहले आप पदों की संख्या निकालिए कि 1 से लेकर के 49 तक कुल कितना पद है, तभी आपको पता लगेगा सभी का योग्य। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn है 49 और a हो गया कितना? 1 प्लस n नहीं पता है, d हो गया 2। तो 49 बराबर 1 प्लस गुना करेंगे तो 2n माइनस 2। 49 बराबर 1 में से 2 गया तो माइनस 1 प्लस 2n, इधर चलाएगा तो प्लस 1 बराबर 2n। 49 1 50 बराबर 2n, कितना मरतबे कट गया? 25 मरतबे, n का मान 25। और विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। या तो आप फार्मूला पे भी रख सकते हो,
कौन सी फार्मूला पे रख सकते हैं आप? तो ऐसे एस एन का फार्मूला n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे 25 रखिए, तो फार्मूला पे बनाना है, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा 625। शॉर्ट ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। कैमा पद? 30वां पद। तो पहला पद कितना है आपको? 10 है और डी निकालना है, तो T2 माइनस T1 होता है, मतलब प्रथम द्वितीय पद 7 और घटाना है 10, तो कितना आ जाएगा? 7 में से 10 जाएगा तो -3 पता लग जाएगा। अब n कितना है? n हो गया 30, तो 30वां पद निकालना है, मतलब T30 निकालना है, Tn निकालनी है आपको, T30 निकालनी है। तो Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना हो गया? 10 प्लस n कितना है? तो n हो गया आपको 30 माइनस 1, डी कितना हो गया? -3 हो गया। तो 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 गुने -3, 10 प्लस 29 में से 29 -3 गुना करेंगे तो आ जाएगा -87, -87 में से 10 चल जाएगा तो -77। आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ, एक पॉइंटेशन होता है, जिससे बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। आप में भी से कई छात्र ऐसे होंगे जो एग्जाम के समय पढ़ाई करते हैं उसके बाद नहीं कर पाते हैं। तो ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में? ना संघर्ष, अगर जिंदगी में आप संघर्ष नहीं करते तो ऐसा जिंदगी जीना आपके जिंदगी के लिए बहुत ही खराब साबित होगा, और वैसे जिंदगी जीने से कोई फायदा भी नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं हो, जिसमें स्ट्रगल नहीं हो। तो कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपको अगर अंदर से जोश होगा, अगर आपके अंदर एक नई हौसला होगा, तो आप किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हो। एग्जाम बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, बहुत बड़ा लक्ष्य होता है हमारा वहां तक पहुंचना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, वो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। कुछ व्यक्ति तो एग्जाम को लेकर संघर्ष करते, भाई एग्जाम, और मेहनत भी करना है तो टेक्निकल मेहनत करना है। कोई आदमी बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनत करता है, मजदूर भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। और एक साधारण व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और आगे निकल जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मेहनत से ज्यादा में टेक्निकल का दिमाग लगाना होगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, कह रहा है कि -10 -6 -2 2 34 में पदों की संख्या, मतलब 34 तक कैसे आएगा, तो कुल कितने पद होंगे? तो आपको प्रथम पद दे ले -10, अब डी निकालो, तो डी का फार्मूला T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 होता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे अंतिम पद जो है आपका वह 34, अंतिम पद कितना है? 34। तो Tn निकालो, Tn का फार्मूला n आपको प्राप्त करनी है। Tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? -10 प्लस n कितना है? n आपको नहीं पता, वही तो 34 तक निकालनी है, और d पता हो गया कितना, तो T2 माइनस T1, -6 में से -10 को घटाएंगे तो कितना पता लग जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 4। तो -10 यहाँ गुना करेंगे तो 4n माइनस 4, -10 और 4 -14 प्लस 4n। अच्छा, इसको शुरू से देख लें, बीच में इधर गड़बड़ा भी गया था जी। 34 तक के निकालने, कितना तक? 34 तक। तो T2 कितना हो गया? -6 माइनस T1 कितना है? -10 है, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, घटेगा तो 4 आ जाएगा। अब Tn का फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमारा कितना है? 34 है, तो हम 34 रख दिए। a का मान कितना है? -10 है, प्लस n नहीं पता है आपको, और d का मान कितना है? 4 है। 34 बराबर -10, यहाँ गुना करेंगे तो
4n माइनस 4, 34 बराबर -10 और -4 -14 हो जाएगा, प्लस 4n इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 34 प्लस 14 बराबर 4n। अब आगे देखेंगे 34 और 14 जो है जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48 बराबर 4n। 4 से 48 कितना मरते हुए 16 मरते हुए, मतलब कुल कितना पद हो जाएंगे वहां तक 34 तक। अच्छा, बार चौको 48 होता है ना, 12 पद हो जाएंगे। कुल कितना पद 12 पद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 51 48 45 डॉट डॉट 6 में पद होंगे, मतलब 6 तक आपको रिटर्न होना है कुल कितने पद होंगे। अब 6 तक आएगा ना लौटते तो कितने पद होंगे, तो आप देखेंगे ए का मान कितना हो गया 15 हो गया, डी का मान T2 माइनस T1, तो T2 है 48 और T1 है 51। अब बताइए घटेगा तो -3 आ जाएगा। अब अंतिम पद जो है इसे 6 है, तो Tn का फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn है 6, a का मान हो गया 15 प्लस n नहीं पता है आपको और d हो गया -3, यहाँ गुना में 6 बराबर 15 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा -3n और माइनस माइनस प्लस 3। देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो -3n और माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब 6 बराबर 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18 माइनस 3n, इसको इधर लग चलाते हैं तो 3n बराबर 18 उधर चल गया तो -6, तो 3n बराबर 18 में से 6 चल गया तो कितना 12, इक्के मरतबे कटेगा n 4 मरतबे कटेगा। n कितना मरतबे कटेगा 4 मरतबे, तो n का मान 4 आ गया। अच्छा a का मान जो है वो 51 दिया हुआ है, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, a का मान 51 दिया हुआ है, a के जगह पे 51 करना होगा। एक हम यहाँ 15 करके बना दिए हैं तो आपको 51 करना होगा, मिस्टेक से उल्टा लिखा गया इसमें। चलिए बना देते हैं इसको फिर से दोबारा। क्वेश्चन नंबर 52, a है आपको 51, d निकालेगा तो T2 माइनस T1, T2 हो गया आपको 48, T1 हो गया आपको 51, घटाएंगे तो -3 और अंतिम 6 पदों तक आना है, तो n जो Tn हो गया वो हो गया 6, तो Tn का फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो Tn हो गया 6, a का मान हो गया 51 प्लस n नहीं पता है और d हो गया -3, तो 6 बराबर 51 प्लस सॉरी यहाँ पे गुना करेंगे बाबू आप तो आ जाएगा -3n और माइनस माइनस गुना करेंगे तो +3, 6 बराबर 51 और 3 जोड़ेंगे तो 54 माइनस 3n, इधर चलाएगा तो +3n हो जाएगा, इधर 54 उधर चल गया तो -6, 3n बराबर घटेगा तो 48 और 3 से कट जाएगा 48, कितना मरतबे 16 मरतबे, अर्थात n का मान जो हो गया वो 16 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है कि 1 और 2 स्ट्रोक के बीच कितनी संख्याएं जो 7 का प्रत्यय है, कितनी संख्याएं, तो 1 के बाद जो कटता है वो 7 है, जो 1 और 2 स्ट्रोक के बीच वैसी संख्या गिन के बताना जो 7 से विभाजित है, जो 7 से कटता है, तो फिर 14, इस प्रकार से 21, लास्ट आप कहां तक चले जाएंगे 7 से कटने वाला संख्या, तो भागा देखिए चेक करना होगा आपको इसमें 196, 196 लास्ट। अब देखिए a का मान हो गया 7 आपको, d का मान होता है T2 माइनस T1, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 आ जाएगा और अंतिम पद आपको 196, तो n निकाल के बताना है। Tn का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, Tn है आपको 196 अंतिम पद, a आपको 7 दिया हुआ प्लस एन माइनस 1 और d आपको 7, तो 7 प्लस गुना करेंगे तो 7n माइनस 7, 7 से 7 कट गया, इधर 196 है, 196 बराबर 7n, 7 से 196 क्या मरतबे करता है तो 7 दूनी
14 7 8 56 28 मरतबा। n का मान कितना आ गया? 28 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, 4 के कितने गुना जो है 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं? तो 10 के बाद कौन आता है जो 4 से कटता है? वो 12 16 ऐसे आपको कहां तक 248 तक मिलेंगे। तो प्रथम पद हो गया 12 और डी हो गया आपको 4 के गुने तो 4 हो गया, और अंतिम पद हो गया 248। अब आप इसमें एन निकाल के हमें, अगर पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो एन निकाल के हमको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, RHW देते हैं आपको हम। कह रहा है यदि एपी का 7वां और 13वां पद आपको क्रमशः दिया हुआ है, 7वां पद मतलब T7 आपको दिया हुआ है 34 और 13वां पद आपको दिया हुआ है 64, तो 18वां पद ज्ञात करना है आपको। 18वां पद T18 क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। तो T7 का व्यापक रूप हम बताए थे ना, A + 6D होता है बराबर 34, इसका व्यापक रूप A + 12D हो जाएगा अब बराबर 64। समीकरण इसे फर्स्ट मान लो, समीकरण इसे सेकेंड मान लो। माइनस 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 ये तो कट गया, ये घटेगा तो -6D, ये घटेगा तो -30, इसको से भागा देंगे तो D का मान 5 आ जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट में D बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखिए D का मान कितना 5 रखेंगे, तो A प्लस यहां रख देते A + 6D और बराबर 34, तो A + 6 गुने D का जगह पे 5 बराबर 34, A + 6 × 5 = 30 बराबर 34, A बराबर 34 - 30, A बराबर हो जाएगा 4। अब निकालना 18वां पद, तो 18वां पद का व्यापक रूप होता है A + 17D, तो A का मान हो गया 4 और D का मान आपने 5 निकाला, तो 4 + 17 = 85 और 4 कितना हो गया 89। ऑप्शन आपका सी सही होगा।